हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनैक यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल साइकिल यानी कि एक सेल डिवीजन करने में जिन जिन घटनाओं से या जिन जिन स्टेज से गुजरती है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो यह है सेल साइकिल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरफेज एंड दूसरा है डिविजनल फेज। डियर स्टूडेंट, जो है यह है इंटरफेज यानी अंतरावस्था और यह है डिविजनल फेज यानी कि विभाजन वाला अवस्था। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल कहते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल इंटरफेज को कहते क्यों हैं। यह मान लीजिए हमारा एक फिगर है। यह है एक सेल डिवाइड होने में जो चक्र लेता है उसे हम लोग सेल साइकिल या सेल चक्र कहते हैं, कोशिका चक्र। या जो है यहां से लेकर के जो एक बड़ा वाला भाग दिख रहा है इसको कहते हैं इंटरफेज। और जो ए वाला भाग है छोटा वाला इसको कहते हैं डिविजनल फेज। जो सेल डिवीजन होता है एक्चुअली वो केवल इतने ही फेज में, जो ये छोटा वाला भाग दिख रहा है केवल इसी में होता है। बाकी यह जो पूरा टोटल एरिया है बड़ा वाला, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। तो साइंटिस्ट ने जब स्टार्टिंग में देखा कि यहां पर डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब कि यह ऐसा समय है जिस समय सेल जो है रेस्ट करने में चला जाता है, इसलिए इस वाले फेज को रेस्टिंग फेज कहा गया। और इस फेज में जो डिवीजन होता है यानी कोशिका विभाजन होता है, एक सेल विभाजित होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको डिविजनल फेज कहते हैं। तो इंटरफेज को रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल कहेंगे। फिर दूसरा जो बात है, यह देखिए डिविजनल फेज के कंपैरिजन टू बहुत लंबा फेज है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट फेज भी कहेंगे। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। यह देखिए सबसे लंबा दो भाग में यह बड़ा वाला भाग है, इसलिए यह ज्यादा समय लेता है, तो इसको कहेंगे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी कि सेल साइकिल का यह सबसे लंबा भाग होता है। जो हमारा इंटरफेज है इसमें इसको मोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। जब सेल डिवीजन के बारे में डिटेल में स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें जो होती है बहुत सी घटनाएं होती हैं। बहुत सी घटनाएं मतलब कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा। सेल डिवीजन होने के लिए जिन जिन प्रोटीन, अमीनो एसिड या जिन जिन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, इस फेज में हर चीज का निर्माण होता है, इसलिए इसको मोस्ट एक्टिव फेज बोला गया। फिर हावर्ड एवं पेले नामक दो साइंटिस्ट थे। हावर्ड एंड पेले नामक दो साइंटिस्ट थे। इसको जो यह इंटरफेज है, इंटरफेज को तीन भाग में डिवाइड किया। पहला है G1 फेज, दूसरा है S फेज एंड तीसरा है G2 फेज। हावर्ड और पेले नामक साइंटिस्ट ने इसको तीन भाग में डिवाइड किया, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। पहला जो फेज है यह है G1 फेज, दूसरा फेज है S फेज और तीसरा जो फेज है
G2 फेज है। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। जो है पहला है यहाँ G1 फेज। इस G1 फेज को गैप फेज भी कहते हैं। यहां जो G है, G फॉर गैप फेज। यह जो S है, S को सिंथेसिस फेज कहेंगे, सिंथेसिस फेज। और जो यह है, यह देखिए G फॉर गैप फेज, और यहां पर है पहला गैप फेज, और यहां पर G फॉर गैप है, यहां पर गैप फेज 2 या गैप 2 फेज। यह हमारा है डिविजनल फेज। अब देखिए G1 फेज के बारे में हम लोग देखते हैं। जो यह G1 फेज है, देखिए डिविजनल फेज के जस्ट बाद वाली फेज है, तो इसको हम लोग कहेंगे पोस्ट डिविजनल फेज। फिर देखिए यह जो सिंथेटिक फेज है, इसके जस्ट पहले वाली फेज है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्री सिंथेटिक फेज। पोस्ट डिविजनल फेज मींस होगा कि डिविजनल फेज के बाद वाली फेज या डिविजनल फेज अवस्था के बाद वाली अवस्था, यानी यह जो है पोस्ट डिविजनल फेज है। फिर सिंथेटिक फेज से जस्ट पहले की फेज है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्री सिंथेटिक फेज। फिर देखिए यह जो है इंटरफेज का सबसे अधिक समय लेने वाला फेज है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज क्यों कहेंगे? क्योंकि यह इंटरफेज में इन तीनों अवस्था के कंपैरिजन टू अधिक समय लेता है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। जो G1 फेज होता है यानी गैप 1 फेज, इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स इज डबल। जो सेल इसमें सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग होते हैं, वह अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, या जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, यानी कि दुगना हो जाते हैं। और जब सेल में सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी कहेंगे कि सेल इज ग्रोथ मैक्सिमम। सेल ग्रोथ इन मैक्सिमम, यानी कि जो सेल है इस अवस्था में मैक्सिमम ग्रोथ करेगा या खूब बड़ा हो जाएगा। फिर इसमें कुछ विशेष प्रकार के आरएनए एंड प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए डियर स्टूडेंट, G1 फेज में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम लोग बताए हैं। एक बार फिर से इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है पोस्ट डिविजनल फेज, यानी कि यह डिविजनल फेज के जस्ट बाद वाली अवस्था है। दूसरा पॉइंट है प्री सिंथेटिक फेज, यानी कि जो यह सिंथेटिक फेज है इसके जस्ट पहले वाली अवस्था है। फिर क्या है? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। जो इंटरफेज का इसे लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं क्योंकि यह इंटरफेज में सबसे अधिक समय लेता है। डियर स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि एक सेल डिवाइड होने में जो मैमल्स हैं, स्तनधारी जो जीव हैं, वो 24 आवर में एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एक सेल डिवाइड होकर के 24 आवर में कन्वर्ट हो जाता है 2 सेल में। तो इसमें से जो यह फेज होता है यह 10 आवर टेक करता है, और जो यस फेज है ये 9 आवर लेता है, और ए लेता है 4 आवर। और 1 आवर जो यानी 1 घंटा जो है वह लेता है डिविजनल फेज। यानी कि 10 घंटा लेगा G1 फेज,
9 घंटा लेगा सिंथेटिक फेज और 4 घंटा लेता है G2 फेज। और यानी कि सेल डिवाइड होने से पहले इंटरफेज में 23 आवर यानी 23 घंटा तक इंटरफेज में जो है सेल वह मेंटेनेंस करता है खुद को सेल डिवीजन करने के लिए। तो सेल डिवीजन में जितने भी कंपोनेंट की जरूरत होती है उसे जो है इसमें इंटरफेज में निर्माण होता है, इसलिए इंटरफेज को मोस्ट एक्टिव फेज भी कहा जाता है। फिर देखिए सेल ऑर्गेनेल्स इज डबल, यानी कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं यानी सेल के अंदर जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अपनी संख्या को दुगना कर लेते हैं, यानी कि अपनी संख्या में रेप्लिकेशन करके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए जो सेल है सेल में सेल ऑर्गेनेल्स मान लीजिए 10 है, अगर अपनी संख्या में वृद्धि कर लेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो सेल तो जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वह तो होता है इलास्टिक, जब इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की संख्या बढ़ेगी जो सेल होगा यह इलास्टिक होने की वजह से यह बड़ा हो जाएगा, यानी कि इस स्टेज में सेल जो होता है मैक्सिमम ग्रोथ करता है। तो देखिए सेल ऑर्गेनेल्स इज डबल, जैसे ही सेल ऑर्गेनेल्स दुगना हुआ सेल ग्रोथ इन मैक्सिमम, तो सेल जो है मैक्सिमम वृद्धि कर चुका होता है। फिर सेल मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद देखिए इसमें आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है और कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। अब हम लोग जानते हैं G2 फेज के बारे में। हम लोग G4 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब करते हैं जो दूसरा फेज है S फेज। सेकंड फेज है S फेज। S फेज बोले तो सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक या सिंथेसिस फेज दोनों कह सकते हैं। तो S फेज जो है सिंथेटिक फेज है। जैसा कि नाम से ही पता है सिंथेटिक फेज यानी कि सिंथेसिस होना या फॉर्मेशन होना मीन्स की निर्माण होना, यानी कि यह जो फेज है इसमें किसी चीज का निर्माण होता होगा। तो वह क्या होता है, इसमें होता है जो डीएनए सिंथेसिस। यानी कि डीएनए सिंथेसिस होता है मतलब कि इसमें डीएनए का निर्माण होता है, किसके थ्रू होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन जो टर्म लिया है ए रिपीटेशन से लिया, यानी कि रिपीट होता है। एक डीएनए अपनी संख्या को रेप्लिकेट करके या दोहरा करके एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है, उसे कहेंगे रेप्लिकेशन। जब एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो रहा है उसे हम लोग डीएनए सिंथेसिस भी कहेंगे। उसके बाद इसमें जो है कुछ विशेष प्रकार का प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे हम लोग ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। आधा बात कर रहे मत हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यस फेज को कौन सा फेज कहते हैं, सिंथेटिक फेज, यानी इस फेज में किसी चीज का निर्माण होता होगा, वह होता है डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए का निर्माण होता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। यही ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में जो स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल फाइबर को बनने में मदद करेगा। फिर देखिए इसमें डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब कि जो डीएनए है यह डबलिंग हो जाएगा, डीएनए जो है डबलिंग हो जाएगा, डीएनए डबलिंग हो जाएगा, यानी कि जो डीएनए होते हैं या अपनी संख्या में वृद्धि कर ले, डबल कर लेगा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं डीएनए डबलिंग, यानी कि केवल डीएनए ही डबलिंग होगा, क्रोमोजोम डबलिंग नहीं होता है। क्रोमोजोम एक ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्रोमोजोम होता है
क्रोमोजोम डीएनए प्लस आरएनए एंड सम अमाउंट में कुछ प्रोटीन, इन चीज से मिलके बना होता है। तो डीएनए डबलिंग का मतलब कि क्रोमोजोम डबलिंग नहीं होगा, डीएनए केवल अपनी संख्या में वृद्धि करता है, क्रोमोजोम जो है उतना ही रहेगा। यानी कि डीएनए डबलिंग एंड क्रोमोजोम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि क्रोमोजोम जो है या कांस्टेंट रहेगा, क्रोमोजोम की संख्या में वे वृद्धि नहीं होगी। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं यस फेज को। यस फेज जो है सिंथेटिक फेज है, यानी कि इसमें किसी चीज का निर्माण होता है, इसलिए इसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। वो होता है डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए की संख्या में डबलिंग होती है। फिर इसमें जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो स्पिंडल फाइबर के बनने में हेल्प करता है। फिर देखिए इसमें डीएनए डबलिंग होगा, बट जो है क्रोमोजोम रिमेन्स कांस्टेंट, जो क्रोमोजोम होता है वह अपनी संख्या में डबलिंग नहीं करेगा, यानी कि क्रोमोजोम जो है कांस्टेंट रहेगा। 29 हुई। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा फेज जो है G2 फेज के बारे में स्टडी करेंगे। G2 फेज यानी कि गैप टू फेज यह है, गैप टू फेज। डियर स्टूडेंट, देखिए जो G2 फेज होता है या जस्ट सिंथेसिस फेज के बाद वाला फेज होता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे पोस्ट सिंथेटिक फेज। यानी कि पोस्ट मतलब बाद, सिंथेटिक फेज मतलब कि यह जो सिंथेटिक फेज है इसके बाद वाली फेज है, यानी कि जो G2 फेज है सिंथेसिस फेज के बाद वाली अवस्था होती है। फिर देखिए यह जो डिविजनल फेज है, डिविजनल फेज के जस्ट पहले वाला यह फेज होता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे प्री डिविजनल फेज। प्री डिविजनल फेज, प्री मीन्स होगा पूर्व, डिविजनल फेज मतलब कि यह जो डिविजनल फेज है या विभाजन वाली अवस्था है, इसके पहले वाली अवस्था है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे प्री डिविजनल फेज। और देखिए यह जो सेल होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो इसी G2 फेज में ही सेल डिवीजन होने के लिए सारे चीज का प्रिपरेशन, यानी कि जितने भी चीज होती है उसकी सब हर चीज के लिए या हर कंपोनेंट जिसको सेल डिवीजन की जरूरत होती है उसका यहाँ पर जो है प्रिपेयर कर लेता है, यानी कि प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। यानी कि यह जो है सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर लेता है, यानी कि सेल डिवाइड होने के लिए अब एकदम कंप्लीटली यहां पर तैयार हो चुका होता है। और जो इसमें होता है चेक पॉइंट ऑफ एनी डैमेज डीएनए and repair DNA by a tumor protein P53। देखिए जो G2 फेज होता है यह चेक पॉइंट होता है, किसके लिए? चेक पॉइंट ऑफ एनी डैमेज डीएनए, यानी कि यहाँ पर जितने भी डीएनए का निर्माण हुआ है, हो सकता है डीएनए जो हो उसमें कुछ डैमेजेस हो चुका हो, तो उसका जो है G2 फेज पहले चेक करेगा कि डीएनए डैमेज है कि नहीं डैमेज है। अगर डीएनए डैमेज होता है तो इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं ट्यूमर प्रोटीन, वह होता है
P53, एक P53 नामक ट्यूमर प्रोटीन होता है जो जब डीएनए इसमें डैमेज रहेगा तो उसका कर देगा रिपेयर। यानी कि जो यह P53 ट्यूमर प्रोटीन होता है यह डीएनए को चेक करेगा, अगर डीएनए डैमेज है तो उसका रिपेयर कर देता है। किसी कारणवश अगर यह जो P53 ट्यूमर प्रोटीन है डीएनए को चेक करने में विफल हो जाता है या असफल हो जाता है तो सेल डिवीजन तो स्टार्ट हो गया है, उसमें जो डीएनए था वह डैमेज था, तो इसके न चेक करने की वजह से या इस प्रोटीन के द्वारा न चेक हो जाने की वजह से जो सेल होता है सेल डिवीजन में जो होता है वही सेल डिवीजन ट्यूमर का रूप लेगा, ट्यूमर से फिर कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो एक बार फिर से बता देते हैं आपको, जो G2 फेज है या पोस्ट सिंथेटिक फेज है, यानी कि यह जो सिंथेटिक फेज है इसके जस्ट बाद वाली अवस्था है। एंड प्री डिविजनल फेज, यह जो डिविजनल फेज है इसके जस्ट पहले वाली अवस्था है। फिर प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यहाँ पर जो सेल के डिवीजन के लिए जितने भी चीज का निर्माण होता है सबकी ये G2 फेज प्रिपरेशन कर लेगा, यानी कि तैयारी कर लेगा। फिर चेक पॉइंट ऑफ एनी डैमेज डीएनए एंड रिपेयर डीएनए बाय ए ट्यूमर प्रोटीन P53, यानी कि एक ट्यूमर प्रोटीन होता है P53 जो यहाँ पर जो चेक करेगा G2 फेज में चेक करेगा कि इसमें कोई डीएनए डैमेज है कि नहीं डैमेज है। यदि डीएनए डैमेज होता है तो वह डीएनए को रिपेयर कर देता है, यानी कि उसकी मरम्मत करके डीएनए को बढ़िया से फिर से डीएनए बना देता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं यह जो था यहां से यहां तक इंटरफेज था। इंटरफेज को 3 भाग में डिवाइड किया था, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब जो है यहाँ पर डिविजनल फेज, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो डिविजनल फेज होता है इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। डिविजनल फेज को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। के फॉर कैरियोकाइनेसिस एंड C फॉर साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग जानते हैं कि डिविजनल फेज क्या है। यह जो डिविजनल फेज है यह 1 घंटे में कंप्लीट होता है। डिविजनल फेज में ही एक सेल डिवाइड हो करके 2 सेल का निर्माण करता है और डिविजनल फेज को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। यह है हमारा डिविजनल फेज, इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा जो है साइटोकाइनेसिस। अब बात करते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस क्या है? तो देखिए टर्म जो या कैरियोकाइनेसिस है दो शब्द से मिलकर बना है। एक है कैरियो जो कैरियन टर्म से लिया गया है, दूसरा है काइनेसिस। कैरियो मीन्स हो जाएगा आपका न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब कि डिवीजन, यानी कि जो सेल है, मान लीजिए यह कोई सेल है, सेल के अंदर यह न्यूक्लियस है। इसमें कैरियोकाइनेसिस होता क्या है कि न्यूक्लियस डिवीजन होता है, यानी कि यह न्यूक्लियस जो है यहीं से डिवाइड होकर के एक सेल है या एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का निर्माण कर लेगा। यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना, एक सेल में 2 न्यूक्लियस बनता है, तो इससे होगा कि इसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का विभाजन, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब की बात होगी साइटोप्लाज्म की, यानी कोशिका द्रव्य की। यहाँ पर साइटो है साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस है डिवीजन। यानी कि साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हुआ, यानी कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस हो गए, तो यहां से जो होता है साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यह जो सेल है अब 2 सेल का निर्माण कर लेगा और दोनों सेल में एक एक न्यूक्लियस हो जाएगा। यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना जो है
साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेल साइकिल पढ़ चुके हैं। कल सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। जो यह डिविजनल फेज है, इसी में हमारा सेल डिवीजन होगा। कल हम लोग सेल डिवीजन और सेल डिवीजन कितने प्रकार से होते हैं उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपके जो भी दोस्त हों वो सब इन सब का नॉलेज ले सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।